See, the objective of arranging this session was to keep ourselves updated relating to the amended provisions. Now, when we are talking about amendments, I have segregated broadly into two categories. This is the first category that we are doing. These are the amendments which were inserted from this date to this date. From 1st May 2021 to 30th April 2022. So in case if you are having all the pamphlets with you right now, then respectively based on the chapter that we would be doing, you need to open that chapter, make a note as a amended from, probably we have mentioned, but you can highlight it by way of mentioning important or whatever amended provision in that way. But please understand, these are the amendments starting from 1st May 2021 to 30th April 2022. The amendments which are applicable in our examination would be up to 30th of November 2022. 30th November. So the amendments starting from 1st of May 22 going up to 30th of November 22 would be the most important and the most crucial. But that does not mean कि उसके आगे वाले 6 महीने में जो amendments हुए हैं या 1 साल पहले जो amendments हुए हैं, those are not important. तो broadly अगर हम देखें ना तो पिछले 1 साल में जितने भी amendments हुए हैं वो सारे हमारे लिए important बनते हैं. तो यहाँ कुछ amendment ऐसे भी दिखेंगे जो कि notify किए गए हैं फाइनेंस एक्ट 2022 के जरिए, लेकिन उसका इफेक्टिव डेट तब नोटिफाई नहीं किया था, जो कि हम कल जो करेंगे उसमें इट विल गेट कवर्ड. तो कल मैं आपको जो मटेरियल दूंगा ना, वो मटेरियल के अंदर अमेंडमेंट्स होंगे विच आर एप्लीकेबल फॉर आवर एग्जामिनेशंस. एम आई क्लियर ऑन दिस? ये अमेंडमेंट्स भी हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो अगर पैम्पलेट है तो रिस्पेक्टिव पैम्पलेट में जाके वी नीड टू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई. अगर ऐसा नहीं करना है तो आप समराइज फॉर्म में अगर अभी नोटबुक में लिख लेते हैं, अगर पैम्पलेट नहीं है तो सिर्फ नोटबुक में टू दैट एक्सटेंट इफ यू कैन राइट डाउन. आई डोंट माइंड इन शेयरिंग द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस आल्सो, देयर इज नो इश्यू एट ऑल. आई विल शेयर इट इनटू द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ, यू कैन हैव इट. बट मैंने जानबूझ के नहीं दिया क्योंकि कंफ्यूजन ना हो. एम आई क्लियर ऑन दिस? प्लस तो इसमें इतना टाइम नहीं जाएगा. उसके बाद कंस्ट्रक्शन सर्विस वाला एक जो पॉइंट पेंडिंग था ना, दैट आल्सो वी वुड बी कवरिंग टुडे. फाइन. सो आज का एजेंडा उतना है. कल लेटेस्ट में लेटेस्ट जो अमेंडमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सी सो फार इट कम्स टू द मटेरियल दैट वी हैव गिवन टू यू नो, इट कवर्स ऑल द अमेंडमेंट्स. नाउ द ओनली पॉइंट इज वी आर गिविंग इट सेपरेटली so that on the day before your examination अगर कोई चैप्टर छूट जाता है तो चलेगा, अमेंडमेंट्स छूटने नहीं चाहिए. तो अब एक तो जरिया हुआ, आप हर एक में जाके ढूंढो, एक तरीका वो हुआ. दूसरा है कि हमारे पास अमेंडमेंट प्रोविजन का ही सीधा अलग से एक मटेरियल हो. तो दिस आई विल प्रोवाइड यू द सॉफ्ट कॉपी. इट इज अराउंड 30-34 पेजेस. कल वाला तो इट्स ऑफ 100, बट आई विल ट्राई टू कंपाइल इट इन मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस. जितना हो सकता है उतना छोटा करके आई विल ट्राई टू गिव इट टू यू. ये 100 पेजेस में डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि नया पढ़ना है. देखो, अमेंडमेंट प्रोविजन जब हम पढ़ते हैं ना तो नॉर्मली समराइज हम ऐसे करते हैं कि दिस वाज ओल्ड प्रोविजन, दिस वाज अ न्यू प्रोविजन, कंपैरिजंस इन दैट. बिकॉज ऑफ दैट रीजन नो इट बिकम्स लेंथी. तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमें नया पढ़ना है. तो ये नंबर ऑफ पेजेस वाला बर्डन नहीं होना चाहिए दिमाग में. कुछ भी नया नहीं पढ़ना है.
तो ऑब्जेक्टिव इज वेरी क्लियर कि अगर कोई चैप्टर ऐसा हो गया कि डे बिफोर योर एग्जामिनेशन इफ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज और सिलेबस डे बिफोर एग्जामिनेशन रिवीजन में खत्म नहीं हो रहा है, तो जो चैप्टर छूट जाते हैं, जो बच जाते हैं, उसको छोड़ देना, ये नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस, अगर 100 मार्क का क्वेश्चन है तो मान के चलो 30-40 मार्क का सिर्फ अमेंडमेंट होंगे। तो इन नो स्टेज ऑफ इमेजिनेशन यू शुड बी लिविंग दिस इन एन ऑप्शन। क्लियर विद दिस? अब आई वॉज बिट कंफ्यूज रिलेटिंग टू योर एग्जाम, बिकॉज एग्जाम में कल भी पेपर है ना? कल किसका पेपर है? एग्जाम खत्म कब होगी? तो सबका खत्म कब हो रहा है? सो द रीजन इज नो, ये 2 घंटे में मेरे को कराना इज नॉट एन इजी टास्क। सो देयरफॉर रीजन, तुम्हारा एग्जाम चल रहा था इसलिए मैंने ये आज के दिन ऐसा रखा। आई वांट 4-5 आवर्स टू जस्टिफाई, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 40 मार्क आपको समझ में आ रहा है? पासिंग क्राइटेरिया में तो आप एक ही छलांग में चले जाओगे। तो आई डोंट माइंड अगर 15 तारीख को तो खत्म ना, फिर शाम को 6 बजे ना, लेकिन कितने बजे पेपर खत्म होता है? पर सांझे 6 वागे ने, then you need to be ready for 9 o'clock. I'll try to stretch it as early as possible. अगर गर्ल्स नहीं आ पाते तो ऑनलाइन, लेकिन 9 o'clock तक तो एटलीस्ट 3 घंटे तो चाहिए मेरे। हाँ, because everything is very important what we are going to do in the next one. Clear? और इसमें से भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो उसमें भी मैं वापस इसके डाल के रखूंगा, वो है ऑलरेडी, लेकिन मेरे को एक ही मटेरियल देना है, मल्टीपल नहीं देना है जहां पे आपको इतना ही कंटेंट दूसरा हो जाए अमेंडमेंट के नाम पे, बिकॉज जीएसटी इज समथिंग व्हिच इज कीप ऑन चेंजिंग। तो अमेंडमेंट बहुत सारे होते हैं, अब उसमें से ऑलरेडी प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं, तो कंटेंट बढ़ाना इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। क्लियर? चलो फाइन। पहला इज रिलेटिंग टू सेक्शन 7। प्लीज अंडरस्टैंड, this is again something that we have already done. Section 7 में 7(1) is basically talking about, hello, yes, हाँ मैं पर लेक्चर में छूँ, लेक्चर में से कॉल करी सर। Section 7 is a meaning of terminology called a supply. Section 7 याद है ना? ऐसा तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा। 7(1)(a) supply includes sale, transfer, water, external license, leasing, renting, याद है? AA में एक था जो कि मैंने बोला था कि this is amended and this amendment need to be taken care of. So this is exactly that amendment. Please understand, though this amendment has brought into an effect, but the effective date of amendment is not exactly has been amended. Please understand. अच्छा, कौन सा transaction which got amended? Supply of goods by unincorporated association or a body of person to the members thereof for a cash, deferred payment or other valuable consideration. Supply of goods by unincorporated association or a body of person to the member thereof for a cash, deferred payment or other valuable consideration. So basically they are trying to cover a situation where there is a club which is called an association of person and its member. So any transaction which is happening between club and its member is being covered here. So when we are talking about association of person, this association of person earlier was also covered, but earlier it was covered as a part of Schedule 2. Now what is Schedule 2? Schedule 2 is specifying what is to be treated as a supply of goods, what is to be treated as a supply of service. तो ऐसा नहीं था, ये पहले नहीं था. So supply which is being made by a club to its member, तो बहुत सारे लिटिगेशन चलते रहते थे कि यार जब क्लब अपने मेंबर को कुछ गुड्स
सप्लाई कर रहा है तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्यों? जैसे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? क्लब इज अ काइंड ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो होता क्या है ये? अगर हमने पैसे इकट्ठा करके यहाँ पे टीटी टेबल लाए, टीटी खेलने के लिए, सबसे कॉन्ट्री कलेक्ट किया हमने, ठीक है, एंड देन दिस एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कि जब भी जिसको भी आके खेलना हो, उसके बाद क्रिकेट ले लो, टीटी ले लो, जब भी जिसको भी आके खेलना है वो लोग आके यहाँ पे खेल सकते हैं। सो देन इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु हैज परचेज्ड दिस, एंड हर महीने एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग समथिंग इनटू, अपने ही पैसे से आया है, हम ही इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बीइंग अ मेंबर्स। और फिर अगर उसमें कुछ सरप्लस बचा तो ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोला कि भाई एक दिन इकट्ठा होते हैं, हम तुमको खाना खिलाएंगे या सबको गिफ्ट देंगे, होता है ना एसोसिएशन, सीनियर सिटीजन क्लब सॉर्ट ऑफ। एम आई क्लियर? तो क्वेश्चन इन द कोर्ट ऑफ लॉ अराइजेस दैट यहां सप्लाई कहां हो रहा है? हमने ही पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, हमको ही हम सप्लाई कर रहे हैं, तो ये सप्लाई हुआ कैसे? तो सरकार ने बोला ये नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू जीएसटी, the club and its member both are treated as a distinct separate person and it would be treated as a supply. So if club is supplying any goods to its members, it is subject to GST. It is subject to, am I clear on this? Sure, समझ में आ रही है बात? Any doubt relating to it? अच्छा, amendment क्या हुआ इसमें? Amendment ये हुआ कि ये पहले कहाँ था? Schedule 2 में था। पहले कहाँ था? Schedule 2 में। Schedule 2 क्या बता रहा है? What is to be treated as a supply of goods, what is to be treated as a supply of service. लेकिन शेड्यूल 2 में पहुंचने के लिए प्राइमरी कंडीशन, अगर वापस सेक्शन 7 में जाओ तो क्या सप्लाई होना चाहिए, और उसके बाद अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माने या सप्लाई ऑफ सर्विस माने, तब जाके तुम शेड्यूल 2 देखो, लेकिन प्राइमरी वो सप्लाई क्वालिफाई होना चाहिए। Schedule 2 cannot create something which is not supply into an artificial supply. ये हमने डिस्कस किया था। Am I clear on this? तो इसकी वजह से ना लोग इसका मिसयूज कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? शेड्यूल 2 से निकाला, सेक्शन 7 में ही डाल दिया। That is an amendment. तो अगर क्वेश्चन हमें आता है ट्रांजैक्शन बिटवीन, क्वेश्चन क्या आ सकता है? A club has supplied certain goods to its member, then you need to understand that such transactions are treated as a supply of goods and it is subject to GST. Am I clear on this? आ रही है बात समझ में? Sure? Any doubt? देखो सप्लाई ऑफ गुड्स ही लिखा है यहाँ पे, सर्विस की कोई बात नहीं है। क्या लिखा हुआ है? And this is amended retrospectively. So पहले दिन से ही। Clear on this? Sure? तो ये ऑलरेडी हमारे सेक्शन 7 के पैम्पलेट में है, जहां में तुम ये लिख सकते हो। अगर लिखना है तो क्या लिखोगे? ट्रांजैक्शन बिटवीन क्लब एंड इट्स मेंबर इज सब्जेक्ट टू जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय क्लब टू इट्स मेंबर इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। अंडरस्टूड? इतना सारा लोड लेके फिर बैठने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज अमेंडेड व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ चेंजेस करना है, ऑलरेडी आई हैव गिवन इट टू यू। नाउ द ओनली पॉइंट इज दैट वी आर समराइजिंग द चेंजेस। 7(1)AA में सप्लाई ऑफ गुड्स बाय क्लब और एओपी टू इट्स मेंबर सब्जेक्ट टू जीएसटी। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 10 में, कंपोजिशन। Composition scheme is applicable to only certain type of supply. Trader, manufacturer and restaurant service, and not applicable to certain type of goods. Pan masala, ice cream, yaad aa raha? Yeah. So if you are a supplier, manufacturer of those goods, then the benefit is not available. Within that, with effect from 1st April 2022. कब से? 1st April 2022. New goods have been added. Which goods has been added? Manufacturer, इसको ट्रेडर नहीं है तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैन्युफैक्चरर of
fly ash bricks, blocks, building bricks, bricks of fossil meal, earthen or roofing tiles, etc. also ineligible to opt for composition levy. To opt for composition levy. Am I clear? So only manufacturer has been covered here, and these are the goods. Only manufacturer. Traders are not covered. ठीक है, टेम्पलेट में है हमारे ये, वहां सिर्फ आइडेंटिफाई करके क्या लिखना है, 1/4/2022 से याद रखना ये कि इट इज एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरर। गुड्स है तो गुड्स के साथ दो चीजें हैं जो कि कंपोजिशन में जा सकती है, गुड्स के मैन्युफैक्चरर, गुड्स के ट्रेडर। रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्रिएट जो किया गया है वो किया गया है किस पे, ठीक है? Am I clear on this? Sure. Understood, no? Okay. Now come on an exemption वाला material. अच्छा, जहां ओमिटेड होगा ना वो फिर मैंने शायद अपने मटेरियल में लिखा ही नहीं, डाला ही नहीं, क्योंकि डाल के कैंसिल करके ओमिट करना कोई मतलब नहीं बनता था। तो जहां ओमिटेड है वहां सिर्फ समझ लेना कि ये सर्विसेज now no more exempted, meaning thereby it is now taxable. Clear? Fine. Amendment in existing notice, देखो तीन amendments हो सकते हैं। एक amendment in existing notification, मतलब वो notification में ही कुछ change किए गए, ना निकला ना नया आया, उसमें कुछ change हुआ। दूसरा हो सकता है नया exemption आया। तीसरा हो सकता है एग्जम्पशन था जो कि अब निकल चुका है। Am I clear? Sure. ये तीन टाइप के एग्जम्पशंस में अमेंडमेंट हो सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है क्या है, दिस इज अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशंस, अब एग्जम्पशन नोटिफिकेशन। पहला प्योर सर्विस, देखो सीरियल नंबर है, अगर वहां पे भी आपके सीरियल नंबर में अगर ये मैच करता है तो, हेलो, प्योर है ये सीरियल नंबर वही है 3 नंबर में। प्योर सर्विसेज excluding work contract or other composite supply involving any supply of goods provided to central government, state government, union authority, local authority। उसके बाद स्ट्राइक आउट हो गया क्या, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। So if the services are provided to government authority or government entity, then this exemption benefit is not available. Obviously, this task should be what? Pure services to government for what? To activity in relation to function entrusted to the panchayat or municipality under Article 243G, गांव के लिए W, सिटी के लिए W, सॉरी गांव के लिए G, सिटी के लिए W। ठीक है, कौन एलिमिनेट हुआ? Government authority, government entity. So if the recipient is any one of these two, then exemption no more available from 1st January 2022। हमारे में स्ट्राइक आउट किया हुआ है या एलिमिनेट किया हुआ ही है, आपको क्या लिखना है, सिर्फ डेट
1 जनवरी 22, क्योंकि अगर इसका क्वेश्चन आए आप डेट के साथ अगर लिखो तो मार्क्स फुल मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। क्लियर है? आगे, कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन विच, देखो पहले प्योर सर्विस आया जिसको कि एग्जाम किया गया था, अब आ रहे हैं सप्लाई विथ गुड्स, लेकिन गुड्स का परमिसिबल लिमिट इतना ही होना चाहिए। कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in which the value of supply of goods constitute not more than 25% of the value of the said composite supply provided again to government, state government, but other than government authority or entity, again the same function of the panchayat or the municipality under 243G or W, again exemption continued, but only 2 entities has been eliminated from 1st January 22, that is government authority, government entity. Understood है? Sure? Any confusion, any doubt relating to it? Fine. Template में देखते जाना, अगर कहीं पे कुछ आता है तो ध्यान रखना. Fine. Next is relating to transportation of passenger with or without accompanying belongings. अच्छा, इसमें कुछ such changes नहीं हैं बड़े. देखो ये यहाँ पे क्या बोला गया, भाई exemption आपको मिलेगा air, non-air condition cargo, then stage carriages other than AC. तो ये exemption continued. ये आज अभी सबको फोन, हेलो लेक्चर में छू करूं फोन. So what, there is no major amendment into it except एक आपको उस पर टैग लगा के रखना है exemption continued, no change in exemption. लेकिन अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, याद आ रहा है 91, 92, 3, 4 रिवर्स चार्ज एंड 5 इज electronic commerce operator, only restricted to services, and there are certain services which were notified over there. होटल अकोमोडेशन था, हाउसकीपिंग था, ये फिर ऐड हुआ है जहां पे आपका ओला उबेर विल गेट कवर्ड. तो इफ दिस सर्विसेज which otherwise has been exempted, but if provided through electronic commerce operator, see applicable only to B and C. हाँ, तो आप मेक माई ट्रिप से बाय एयर वाला बुक करते हो तो नहीं, नथिंग कंटेन इन बी एंड सी ओनली. मतलब क्या, नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस अदर देन रेडियो टैक्सी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एंड स्टेज कैरेजेस. If you are booking anything from electronic commerce operator, then even though original services are exempt, but because you have booked it through electronic commerce operator, therefore it is now going to become taxable. क्यों? Electronic commerce operator इस पर tax pay करेगा. Right? Because electronic commerce operator being an aggregator, we have made responsible for payment of tax. Clear? Sure. Only to BNC. Be careful. So make my trip से मैंने अगर traveling book किया है from यहाँ to Mizoram, Mizoram to Baroda, exemption continued. Applicable only to B and C. So B and C, if तो अगर यहाँ पे हमारे पैम्पलेट में है ये लिखा हुआ है, ये क्लियर है, डेट 1 जनवरी 22. अंडरस्टूड? Again, transportation of passengers, the same thing, but it is applicable only to E now. Metered cab, auto rickshaw. ऊपर वाले के लिए नहीं कुछ भी, only for E. Again, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के जरिए आपने बुक किया है मीटर कैब और ऑटो रिक्शा, तो उस पे भी मीटर कैब मतलब काली पीली बॉम्बे की भाषा में, हाँ, ऑटो रिक्शा तो यू नो. ओरिजिनली अगर आप टैक्सी लेते हो तो इट इज एग्जम्प्ट, लेकिन अगर आपने ओला से, ओला इज आल्सो गिविंग दैट ऑप्शन, यू नो गोइंग टू मुंबई, इट गिव्स एन ऑप्शन कि आपको कैब चाहिए या काली पीली बुक करनी है, क्या बुक करना है. तो इफ यू आर बुकिंग थ्रू ओला, इवन दो द टैक्सी, देन आल्सो इट इज टैक्सेबल. क्लियर है?
तो ऐसा ये दिखता है बड़ा बड़ा, इसमें टाइम नहीं जाएगा अगर अंडरस्टैंडिंग सही हो तो इसको और भी समराइज वे में हम कर सकते हैं अगर चाहें तो। क्लियर? क्योंकि इंस्टीट्यूट जब देता है ना तो इंस्टीट्यूट देखो एक सा भी ड्रॉ करके जगह बढ़ाएगा। देन एंट्री नंबर 72, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट है 72 में ये, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका कि 75% और मोर खर्चा इज बीइंग बोर्न बाय दैट रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। इसमें कितना लिखा है? 75 है ना, पहले 90 था, अमेंडेड टू 75 with effect from October 21. Clear? So this is also amended. तो इसको हाईलाइट करके रखो, अगर अलग मटेरियल नहीं चाहिए ना, मेरे को ये डर लगता था क्योंकि 34 पेज ये हैं, 90 पेज में और दूं तो पेज घुमाने में ज्यादा टेंशन होता है। इट इज ऑलरेडी अमेंडेड, तो इसको एकदम समराइज वे में अगर मेरे को देना है ना तो अगेन 2 घंटे में तो नहीं, आधे घंटे में हो सकता है, डे बिफोर एग्जामिनेशन, आधे घंटे में। And I'll try to take out time to record one lecture video on this amended, तो आपका उसी हिसाब से भी एक और समय बचेगा। कैसे? फिर डे बिफोर एग्जामिनेशन से आपको चालू करके सोने के टाइम पे आधा घंटा तो लग ही जाता है सोते हैं, क्योंकि एग्जाम के दिन तो ऐसे भी नींद आती नहीं है इतना जल्दी। आती किसको आती है फटाफट नींद? नींद आ जाती है यार, शुरू मेरे को तो नींद नहीं आती। मतलब you won't believe, when I was in a final, 8 subject, 1 paper, 1 gap, 16 days. Out of this 16 days, max to max मैं 2 या 3 रात को ही सोया था। I can't sleep. ये बाकी है, वो बाकी है, ये बाकी है। मेरे को तो नींद नहीं आती, काम तब तक नहीं होता ना तब तक। सिलेबस इतना बड़ा, फाइनल में होता है, इंटर में तो ठीक है, थक के सो जाओ अलग बात है, लेकिन नींद नहीं आती है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है यार, नींद आ जाए साला। अब एग्जाम सेंटर में भी नहीं आती है ना, कभी वीकनेस होती है, तब पता नहीं 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। एनीवेज, ऐसा आइडियली नहीं करना चाहिए, सो जाना चाहिए, सब बताते हैं। आई डोंट नो कि सो जाने से क्या फायदा होगा, क्योंकि मेरे को नींद आई नहीं, सोना तो मुझे भी है, पर नींद कम वक्त नहीं आ रही है। फिर सपने आते हैं अलग अलग, एग्जाम आते हैं कि कल अकाउंट का पेपर था, तुम लॉ पढ़ के गए। बिल्कुल अब भी आते हैं सपने। कैसे? आफ्टर ऑलमोस्ट नाउ 13 years कि भाई तू सीए नहीं हुआ है, तो जो सीए हो गया तुझे जो महसूस होता है ना, वो एक सपना था। हकीकत ये है, मतलब सपने में भी ना एक अलग लेयर कि तू हुआ नहीं है, तेरे को ये जो तू सीए बन के जो घूम रहा है ना, वो सपना था बेटा, ये हकीकत है। उतना डरा था इंस्टीट्यूट, फिर नींद खुले तो अच्छा लगे, हाइस तो पेपर बाकी न थे। The new exemption which has been introduced against entry number 61 capital A from October 21 relating to grant of national permit to GTA, ठीक है, it is exempted, so this is a new entry October 21 से हम 23 में, लेकिन फिर भी don't take chance, let's always highlight करके रखो, is an important part. विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग एग्जम्पशन, इतने एग्जम्पशन चले गए हैं अक्टूबर 21 से, तो जो चले गए तो मैंने तो दिए ही नहीं है तुम्हें, तो तुम्हें वो इसके अलावा अगर कुछ आता है तो इट इज टैक्सेबल, कीप दिस इन माइंड। सर्विस ऑफ लीजिंग मैं बता देता हूं, अगर वर्ड तुम्हें दिखे तो टैक्सेबल कर देना। सर्विस ऑफ लीजिंग ऑफ एसेट्स, व्हाट काइंड ऑफ एसेट? दैट इज अ रोलिंग स्टॉक इंक्लूडिंग वैगन्स, रोलिंग स्टॉक में आ जाता है वैगन्स एंड कोचेस एंड लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स मतलब इंजन, कोचेस मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, वैगन मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो होते हैं, इन सबको बोला जाता है क्या? रोलिंग स्टॉक। रोलिंग स्टॉक इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज, बोगी किसे बोलते हैं पता है? बोगी हम इसे नहीं बोलते नॉर्मली जिसपे
बैठ के जाते हैं ना डिब्बे, उसको बोगी नहीं बोलता है। बोगी वो डिब्बे के नीचे लिखा होता है, नीचे जो लगा हुआ होता है ना, मतलब उसका चेसी ट्रेन का, उसको बोगी बोलते हैं। जिसमें हम बैठते हैं ना उसको कोच बोलते हैं। गेट इट? तो सिर्फ बोगी भी बहुत सारी कंपनी है जो सप्लाई करती है आईआरसीटीसी को। उस पे कोच फिक्स करना अलग टास्क हो गया, वैगन अलग टास्क हो गया। तो सर्विस ऑफ लीजिंग मतलब रेंट पे देना रेलवे को। रेलवे को कौन रेंट पे देगा? रेलवे का एक कंपनी। कौन सा कंपनी? लीजिंग ऑफ दिस एसेट्स बाय इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इंडियन रेलवे। exemption withdrawn, that means it is subject to GST. क्लियर है? फाइन, आगे बढ़ते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 16 में आ जाओ। वहां पे सेक्शन 16 न्यू क्लॉज AA has been inserted from Finance Act 21। क्या बोल रहा है तुम्हारा AA वाला क्लॉज? न्यू क्लॉज AA has been inserted under 16(2) to stipulate a new condition for availment। क्या है कंडीशन? कुछ नया कंडीशन नहीं है, पहले कंडीशन नहीं था लेकिन अब आ गया। क्या? कि if you want to avail the ITC then your supplier must have filed a return GSTR1 और IFF फैसिलिटी से। उतना जरूरी नहीं है, तुमको भी वो दिखना चाहिए 2B में, तभी जाके तुम ITC ले सकते हो। 16(2) AA है पैम्पलेट में, आइडेंटिफाई करके रखो। डेट नीचे डाल दो, फ्रॉम विच डेट इट इज इफेक्टिव। इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022। क्लियर? बाकी सारी स्टोरी है, याद हमें सिर्फ इतना रखना है क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। याद आ रहा है ना प्रोविजन? क्या आईटीसी लेने के लिए क्या क्या चाहिए? तो हमें गुड्स मिले होने चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए हमारे पास, टैक्स पे किया होना चाहिए, रिटर्न मस्ट हैव बीन फाइल्ड। एक और ही ऐड हुआ था क्या? that your supplier must have filed GSTR1 or either by using IFF facility, invoice furnishing facility, and it must be reflected in your 2B, then only you can avail ITC। इससे पहले जनवरी 2022 से पहले प्रोविजन ऐसा था कि आप जितना आपके 2A में दिखता है उसमें से जितना आपका एलिजिबल है उसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा ले सकते हो, ऑन कंडीशन के आपका सप्लाई बाद में रिटर्न फाइल करेगा। अभी नहीं दिख रहा है लेकिन है, तो आपके पास अगर जेन्युइन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि भाई सप्लायर से मैंने परचेज किया, इनवॉइस मेरे पास सारी कंडीशन में फुलफिल कर रहा हूँ, सिर्फ सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो गवर्नमेंट ने बोला था ठीक है टोटल पे हम 5% एक्स्ट्रा देंगे। उससे पहले 10% देते थे, उससे पहले 20% देते थे, तो 20, 15, 10, 5 एंड देन ग्रेजुअली एलिमिनेटेड कि अभी जितना दिखता है उतना ही आपको क्रेडिट मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। दैट दे ब्रॉट बाय वे ऑफ 16(2) AA। अंडरस्टूड है? क्लियर है? Now this is something which again will be the part of our next material. Why? Because this is an amendment which is coming by Finance Act 2022। तो ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट वाला है, इसलिए इसमें ना इफेक्टिव डेट इज येट टू बी नोटिफाइड। तो आगे वाले मटेरियल में आएगा, सप्लीमेंट्री मटेरियल में आएगा, जब नोटिफाई करेंगे तब। तो ये जो मैं कल कराऊंगा तब आएगा। तो मीनवाइल वी नीड टू होल्ड इट। सेक्शन 16 में ही है, हमारे अंदर आ ही गया है ऑलरेडी, तो आपको अगर देखना है तो हम देख लेते, लेकिन डेट के लिए वी नीड टू वेट कि एग्जैक्टली कौन सी डेट से हुआ था। आई थिंक वो डेट मैंने नहीं डाला है, डेट नहीं है ना सर, अमेंडेड प्रोविजन है लेकिन अमेंडमेंट के साथ डेट सब जगह पे नहीं डाला है। तो कीप इट ऑन होल्ड, कल करेंगे। 16(4) ये है क्या? देखो पहले 16(4) का लिमिट क्या था? मैंने बोला था सितंबर महीना, which has been now changed to, तो इट इज ऑलरेडी अमेंडेड। लेकिन बाद में हमारे मटेरियल में से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट दिस इज अमेंडेड प्रोविजन। व्हाट इज द लास्ट डेट फॉर अवेलमेंट ऑफ ITC? तो पहले था ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड, which has been changed to exit date 30th November। तो इस पे अच्छा खासा डिस्कशन किया था हमने, हाँ, डेट से कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन फिर भी कल तो इसको 16(4) को टिक करके रखो आप, that this is amended provision। What is the last date for availment of ITC? Earlier it was the due date of filing return for the month of September, now it is
30th day of November for any period before this. पिछले फाइनेंशियल ईयर का कोई भी आईटीसी अगर आपका छूट गया है तो 30th नवंबर तक जितनी रिटर्न फाइल तुम कर सकते हो, वो भले अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का कोई भी रिटर्न क्यों ना हो, फिर जानबूझ के आप अप्रैल का लेट फाइल करोगे, 30 नवंबर के बाद फाइल करोगे तो भी आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कट ऑफ है कौन सा, डेट है. इट्स नॉट द रिटर्न फॉर पर्टिकुलर मंथ. मेरा कट ऑफ क्या है, डेट है. तो डेट के बाद कोई भी रिटर्न फाइल हो, अच्छा वो फाइनेंशियल ईयर का भी बाद में फाइल हो तो भी नहीं मिलेगा. तुमने मार्च 23 का रिटर्न भी जानबूझ के नवंबर के बाद फाइल किया, क्यों, क्योंकि तुम्हें आईटीसी लेनी थी, तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर में आपको जितनी आईटीसी लेनी है वो आईटीसी लेने तक की लास्ट डेट थी 30 नवंबर. तो अगर 30 नवंबर के बाद आप कोई भी आईटीसी लेते हो, पिछले साल की रिटर्न कौन से भी पीरियड का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. बात समझ में आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 100% क्वेश्चन आएगा, 100% मार्क करके रखो, ये 100% 16/4 से क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा. The most burning section. कॉन्सेप्ट आया है समझ में मैं क्या बता रहा हूं? एक और बार, क्योंकि 100% आता है तो we should not take a chance. They may come with manipulation of information. So please make it very clear in your mind. पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? अगर हम आज बात करें तो पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 22-23. ठीक है, तो 22-23 की जितनी भी आईटीसी मुझे लेनी थी, आइडियली मुझे उसी ईयर में ले लेनी चाहिए थी. अच्छा, कुछ आईटीसी ऐसी थी जो मैं लेना भूल गया, या तो मुझे डर है, या तो मुझे 2B के रिको से पता चला कि कुछ सप्लायर है जिसने अभी भी अपना 1 फाइल नहीं किया है, या तो मेरा रिकंसिलिएशन रेडी नहीं था. तो मैंने क्या किया, मार्च 23 का जो रिटर्न था, किसका, मार्च 23 का रिटर्न था, वो मैंने फाइल नहीं किया, क्योंकि मैं ये समझता था कि ये तो मार्च 23 का रिटर्न है ना, भले मुझे लेट फी भरनी पड़ेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन लेट फी भर के भी मैं रिटर्न थोड़ा लेट फाइल करता हूं, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूं कि कोई आईटीसी छूट ना जाए. उसी चक्कर में ये 30 नवंबर चली गई. आईटीसी में ले सकता हूं? आंसर इज नो, क्योंकि 22-23 की ITC availment की last date is 30th November. ITC can be availed only by filing 3B. 3B has been filed after November. This 3B which you have filed after November, in which you are claiming ITC of 22-23, gone. आ रही है ना बात समझ में? अच्छा, कोई ITC ऐसी है जो कि तुम लेना भूल गए थे, तुमने मार्च का रिटर्न फाइल कर दिया है, मार्च नहीं, तुम मार्च ले लो, फरवरी ले लो, जनवरी, एनी पीरियड ऑफ 22-23 जिसका रिटर्न तुमने फाइल नहीं किया है और नवंबर के बाद फाइल करने बैठे हो, आईटीसी नहीं मिलेगा. तुम ये नहीं बोल सकते हो सर आई एम पेइंग लेट फी तो अलाउ मी द आईटीसी. आईटीसी नहीं मिलेगा नवंबर 30 के बाद. तुमने मार्च तक के सारे रिटर्न फाइल कर दी. दूसरा सिचुएशन, क्वेश्चन 100% आएगा, इसलिए समझ लेना, कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो पूछ लेना. आपने मार्च तक के सारे रिटर्न फाइल कर दिए, अप्रैल से लेके अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर का रिटर्न फाइल करते हैं हम नवंबर, नॉर्मली हम फाइल करेंगे 20th नवंबर को 3B, किसका, अक्टूबर का. हेलो, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर में अगर आप चाहो तो 22-23 की कोई भी आईटीसी ऐसी थी जो छूट गई थी, ले सकते. Hello, provided all the returns from April to October also has been filed before 30th November. Are you getting? तो तुमने अप्रैल का रिटर्न भी लेट करा 30th नवंबर के बाद, आईटीसी गई. तुमने मई का रिटर्न लेट किया 30th नवंबर के बाद, आईटीसी गई. अक्टूबर का भी लेट किया तुमने, 20 तारीख थी, 10 दिन और मिले, 30 नवंबर को कर सकते हो तो कर दो 30 नवंबर को. 30 नवंबर के बाद अक्टूबर का भी फाइल किया ना, तो भी आईटीसी नहीं मिलेगी. लेकिन कौन से ईयर की, 22-23 की नहीं मिलेगी. अक्टूबर की सारी आईटीसी डिस्क्वालीफाई नहीं होगी, क्योंकि उसमें तो खुद के ईयर की, खुद के मंथ की भी आईटीसी होगी ना. ओनली टू द एक्सटेंट इट रिलेटिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर विल नॉट बी एबल टू, यू वोंट बी एबल टू अवेल इट.
Am I clear on this? Sure, 100%. Any doubt on this? Should be very clear on this because there would be a definite certain question on in your exam. Understood है ना? सबको कोई डाउट नहीं है ना इसमें रोहित? Good. तो दिस इज अमेंडेड प्रोविजन, उसका सिर्फ इफेक्टिव डेट ही नोटिफाई करना है, उसके सामने आप सिर्फ टिक करके रखो दिस इज न्यू अमेंडेड। रजिस्ट्रेशन, this is something in relation to Aadhaar authentication. This is something in relation to Aadhaar authentication. Please understand what they are trying to say under Aadhaar authentication. Aadhaar authentication has been made mandatory. सुन लो इसको, ठीक है, ये पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो, सुन लो खाली। Aadhaar authentication has been made mandatory for two type of person. समझना, पहला जिसको नया रजिस्ट्रेशन लेना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आधार के लिए अप्लाई करो, उसके एक्नॉलेजमेंट के साथ प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट सबमिट करो, तभी रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। दूसरा, दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, दोज हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, लेकिन उस टाइम पे तुमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया था, उस टाइम पे तुमने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया था, ऑलरेडी तुम रजिस्टर्ड हो, फिर भी तुम्हें ये आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। अच्छा, ये क्या बता रहा है कि बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस दैट यू आर हैविंग, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ, अगर प्रोप्राइटर है तो कौन करेगा? प्रोप्राइटर खुद। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो एनी पार्टनर, अगर एचयूएफ है तो एनी करता, एक ही करता रहेगा। अगर कंपनी है तो या तो एमडी या एनी होल टाइम डायरेक्टर, अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो एनी मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ दैट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्टी। इन लोगों को अपनी फर्म या बोल सकते हो पर्सन के लिए, these are the person who has been identified would be required to do Aadhaar authentication. अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया, अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया तो आप ये तीन चीजें नहीं कर पाओगे। क्या? फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है और रिवोक करना चाहते हो, आधार ऑथेंटिकेशन की नहीं करने देंगे। आप रिफंड फाइल करना चाहते हो आईटीसी का, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है, नहीं करने देंगे। आप रिफंड फाइल करना चाहते हो ऑन व्हाटएवर आईजीएसटी दैट यू हैव पेड ऑन जीरो डिटेल सप्लाई, तो रिफंड तो बेसिकली आपको मिलेगा ही नहीं। एक रिफंड है आपका आईटीसी का, दूसरा रिफंड है आउटपुट टैक्स का, ठीक है। और उसके को रिलेटेड अमेंडमेंट्स आल्सो बीन मेड इन द रिस्पेक्टिव कैंसिलेशन सेक्शन 23 नहीं होना चाहिए, 29 होना चाहिए। कैंसिलेशन रिवोकेशन इज कमिंग इन 29, सो इट शुड नॉट बी 20। अच्छा, सेक्शन ही रूल लिखा है, रूल 23 बराबर है, सेक्शन इज 29, तो वो आपको नहीं करने देंगे। अगर आपके पास आधार नहीं है तो क्या लगेगा? एनरोलमेंट आईडी स्लिप एंड इधर बैंक पासबुक, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, इतना करना पड़ेगा। सो इट इज नॉट दैट मच important also. You just need to keep in mind that Aadhaar authentication is just mandatory. Fine. Further, again, when we are talking about registration, we understood that registration is a mandatory as per section 22 threshold limit. There are three type of threshold limit: 10 lakh, 20 lakh, 40 lakh. 40 lakh is applicable only in case of supply of goods. Supply of only goods, I'll say. So if you are a supplier of goods, but if you are supplier of goods of anyone out of this, ये तो था ही, anyone again out of this, तो जो section 10 में जो goods थे ना, उसी को यहाँ पे भी लाया गया that if you are supplier of this bricks, तो 40 lakh वाला benefit is not available to you. That means you would be required to take registration on 20 lakh. Clear है? Hello, understood है? ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा,
एक ही सेंटेंस में समझ में आएगा, प्लीज अंडरस्टैंड। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कब होता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन कब होता है? जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल मतलब सस्पेंड हो गया है और आप चाहते हो उसको रीएक्टिवेट करना, दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन। रजिस्ट्रेशन पहले सस्पेंड होता है और सस्पेंड होने के बाद कैंसिल होता है, तो अगर आप उसको रीएक्टिवेट करना चाहते हो दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है, विद इन 30 days यू कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। 30 days, दैट टाइम लिमिट गॉट एक्सटेंडेड, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। बियॉन्ड 30 days एडिशनल कमिश्नर कैन ग्रांट यू अनदर 30 days। मतलब टोटल हुआ कितना? 60। एडिशनल कमीशन कितना करेगा? दूसरे 30 days। उसके ऊपर चीफ कमिश्नर दूसरे 30 days। बट दिस इज बाय वे ऑफ फाइलिंग कॉन्डोनेशन ऑफ डिले टू दिस रिस्पेक्टिव अथॉरिटी के ओरिजिनल 30 days लैप्स हो चुके हैं मेरे को और 30 days दो, या ओरिजिनल भी 30 एक्सपायर हो चुके हैं, उसके ऊपर भी 30 एक्सपायर हो चुके हैं, तो 60 days एक्सपायर हो चुके हैं और अब तुम्हें रिवोकेशन करना है तो सीधा चीफ कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा। तो आपको 60 से लेके 90 वाले डेज में आप रिवोकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टूड है? क्लियर? ओरिजिनल कितना था? सिर्फ 30, उसमें 30 और ऐड किया एडिशनल कमिश्नर, या तो ज्वाइंट कमिश्नर के पास पावर है कॉन्डोनेशन को एक्सेप्ट करके आपको अलाउ करना। बियॉन्ड दैट चीफ कमिश्नर हैज अ पावर ऑफ 30 days। अंडरस्टूड है? श्योर? फाइन। There is also Finance Act 22 which will get covered tomorrow। ये भी चेंज हो गया है, ये पुराने में है। यहाँ पे 10 करोड़ लिखा है ना, वी नो ई इनवॉइसिंग एट 10 करोड़। हाँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज, कल वाले में 10 करोड़ आएगा, ये अगले वाले साल का था इसलिए 20 लिखा हुआ है। इट इज एप्लीकेबल टू 30 एंड दिस आर द पर्सन हु आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग, है ना? वो पर्सन हु इज नॉट सपोज्ड टू प्रिपेयर ई इनवॉइस, है कि नहीं? उसमें है ना? पर्सन हु आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ई इनवॉइस, एसईजेड, इंश्योरेंस, ये है, मेरे को याद है। द सेम इज विद QR कोड, ई-वे बिल। अच्छा, एक ई-वे बिल में एक पॉइंट है, आई डोंट नो वेदर आई हैव डिस्कस्ड दैट टाइम और नॉट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप 2 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो पोर्टल ना आपका ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक कर देगा। 2 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो तो आप सप्लाई क्यों करो? पहले रिटर्न फाइल करो, बाद में सप्लाई करो ना, तो ई-वे बिल बंद कर देगा, इनएक्टिव कर देगा ई-वे बिल जनरेशन। अब अगर एक नंबर को ब्लॉक किया, ध्यान से समझना, अगर मेरे मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया, जरा सोचो ये क्या हो रहा है। अगर मैंने रिचार्ज नहीं किया, मेरा ड्यू डेट खत्म हो गया, तो क्या होता है? आउटगोइंग इज बंद, इनकमिंग थोड़े दिन चालू। आ रही बात समझ में? इनकमिंग इज ऑन, आउटगोइंग इज बंद। अब पहले ये था कि अगर आपने 2 महीने रिटर्न फाइल नहीं किया ना, तो आपका जीएसटी हो जाएगा ब्लॉक ना। आप आपके आउटवर्ड सप्लाई के लिए ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो, इन दैट केस यू आर अ सप्लायर, तो आप आपके आउटवर्ड सप्लाई के लिए भी ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हो, ना ही आपका सप्लायर जहां पे आप रिसिपिएंट हो और आपको गुड्स भेज रहा है तो वो भी नहीं जनरेट कर पाएगा वेयर यू आर रिसिपिएंट। क्यों? क्योंकि मेरा नंबर ब्लॉक है। देन द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड टू द गवर्नमेंट के सर मेरा आउटवर्ड बंद करो, मैं जिससे खरीद रहा हूं वो बंदा तो रिटर्न फाइल कर रहा है, वो बंदा टैक्स पे कर रहा है, और मैंने रिटर्न फाइल नहीं किए तो आईटीसी तो मैं लूंगा नहीं, तो क्या दिक्कत है? परचेस तो करने दो, सेल मत कराओ। मैं सेल के लिए मेरे को जनरेट करने से ब्लॉक करो, सेल मत करने दो, सेल को ब्लॉक करो, परचेस तो करने दो।
अब क्योंकि परचेज भी ब्लॉक करेंगे ना तो सरकार को ही नुकसान है, वो भी जनरेट नहीं कर पाएगा, वो सेल नहीं कर पाएगा, सेल नहीं हो तो जीएसटी भी नहीं होगा, तो सरकार को कम पैसा मिलेगा। तो देन दे अमेंडेड क्या कि अगर तुमने 2 महीने तक रिटर्न फाइल नहीं करे ना तो तुम्हारे आउटवर्ड सप्लाई के लिए तुम ई बिल जनरेट नहीं कर सकते हो, परचेज इसलिए कर सकते हो। गॉट इट? हेलो, आई बात समझ में? श्योर, दैट इज समथिंग व्हिच इज रिटन इन 138E. दिस इज अगेन फ्रॉम फाइनेंस एक्ट, ये वैसे एक क्रेडिट नोट वाला 30 नवंबर वाला डेट है। सेक्शन 34 क्रेडिट नोट जनरेट करने के लिए कभी ड्यू डेट इज एज पर 16(4), तो वही है, ऑलरेडी इट इज गेटिंग कवर्ड, सो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमने कवर नहीं किया हो। फाइन, पेमेंट ऑफ टैक्स, guidelines for disallowing the debit from electronic credit ledger under 86A, ये आईटीसी में है, आई थिंक ये मैंने आईटीसी में दिया होगा, पेमेंट में नहीं होगा ये। 86A आई थिंक, रूल 86A आईटीसी में होगा, आईटीसी में है ना, पेमेंट में है, ओके। हाँ 86A वहां, 86B आईटीसी में होगा, यू भी यही, ओके ओके गुड। Understand what 86A is saying? 86A ये बताता है कि अगर ऑफिसर को लगा कि तुम जो तुम्हारा आउटपुट टैक्स डिस्चार्ज करने के लिए आईटीसी जो यूज कर रहे हो वो आईटीसी गड़बड़ है, लगा मतलब रीजन टू बिलीव, he has a reasonable belief और रीजन टू बिलीव कि तुम्हारी आईटीसी गड़बड़ है, तो वो तुम्हें फोर्स कर सकता है कि तुम्हारा आउटपुट टैक्स 100% कैश में पे करो, आईटीसी हम तुम्हें यूटिलाइज करना अलाउ नहीं करेंगे। तो उसके सामने गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने इशू किया कि व्हाट आर द सिचुएशंस और द केसेस जहां पे ये माना जाएगा ऑफिसर द्वारा कि दिस इज अ सफिशिएंट रीजन टू बिलीव कि आईटीसी गड़बड़ है। तो वो केसेस आइडेंटिफाई किए, व्हाट आर द केसेस वेयर ही इज ट्रीटेड एज दिस आर द एरियाज वेयर इट वुड बी अज्यूम दैट ही हैज अ रीजन टू बिलीव कि आपने जो आईटीसी क्लेम की है वो आईटीसी गड़बड़ है। पहला, क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट विदाउट एक्चुअली रिसीविंग द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आपको गुड्स नहीं मिले, सिर्फ इनवॉइस मिला है, तो यू आर नॉट कंप्लाइंग 16 की सारी कंडीशंस आर मैंडेटरी। अंडरस्टूड है? आगे, क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑन इनवॉइस और डेबिट नोट टैक्स in respect of which has not been paid to the government, तो भी तुम्हें आईटीसी अलाउ करना, वो आईटीसी यूज करना वो अलाउ नहीं करेगा, ये रिपीट हो रहा है, ओके। देन a registered person claiming the credit is found to be non-existent is nor not found conducting any business from the place as declared in registration, मतलब बंदा है ही नहीं वहां पे, कोई मतलब भलते ही नाम पे रजिस्ट्रेशन करके बैठे हैं, वॉचमैन के नाम पे रजिस्ट्रेशन है, वॉचमैन को पता भी नहीं है कि अपने नाम पे करोड़ों का धंधा हो रहा है। हाँ, तो इन दैट केस ऑल्सो गवर्नमेंट को पता चला कि भाई इससे तुमने परचेज किया हुआ है, ये बंदे को पता ही नहीं है कुछ, मतलब है ही नहीं, पूरा फेक ही था, एंटिटी पूरा शेल था, तो इन दैट केस ऑल्सो दे वोंट अलाउ यू टू यूटिलाइज एनी आईटीसी व्हाटएवर यू हैव परचेज फ्रॉम दैट वॉचमैन वाला ट्रांजैक्शन, बाकी सारे तो मिलेगी आपको, ये आईटीसी यूटिलाइज करने नहीं देंगे। ठीक है, क्रेडिट इज अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन विदाउट हैविंग एनी इनवॉइस और डेबिट नोट, मतलब गुड्स हैं, इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस है, गुड्स नहीं है, टैक्स पे नहीं हुआ है, जिसके नाम पे धंधा कर रहा है वो बंदा ही नहीं है। ये सारे ट्रांजैक्शन अगर ऑफिसर हैज sufficient evidence or proof relating to any one out of this, then he will not allow you to avail that ITC. Obviously, when he is not allow you to avail the ITC, you cannot use it for the payment of tax.
and that is how it is a part of payment of tax. Understand? Clear? Any doubt on this? This also has been covered. They could transfer of ITC from C to S or to your business entity, that also has been covered, which was brought from जुलाई 2022. कैश लेजर का बैलेंस आप ट्रांसफर कर सकते हो ना, सी का आई में मेजर हेड माइनर हेड मैंने बताया था, वन डिस्टिंक्ट पर्सन टू अदर डिस्टिंक्ट पर्सन कैश लेजर ट्रांसफर कर सकते हो तुम, क्रेडिट नहीं ट्रांसफर कर सकते हो. कैश लेजर का पर्सन और कैश लेजर का बैलेंस आप डिस्टिंक्ट पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हो. So that is a point which was introduced in July 22. It's already included in our template, but you can just keep it as a part of important. That this is something which is a new provision. है ना, कैश लेजर का बैलेंस. So कैश लेजर में है ये that you can transfer from one to another. Understand? Section 49. और यही सब लिखा हुआ है पेज भर भर के, पेज भर भर के, पेज ऐसे ज्यादा हो जाते हैं यहाँ पे. याद है ना कि मैं एक्सप्लेन करूं वापस से? पढ़ा नहीं होगा तो याद नहीं होगा. शकल से पता चल जाता है. कैश लेजर पता है, 3 लेजर होता है, कैश, क्रेडिट एंड लायबिलिटी. क्रेडिट लेजर तो जो बंदे का उसी का ही रहेगा, दूसरे किसी को तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. क्रेडिट ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकती है. कैश लेजर वो तो अपना पैसा है ना यार, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं ना. सो इसीलिए कैश लेजर का बैलेंस कैन बी ट्रांसफर्ड C to S I तो हो ही सकता है विद इन द सेम पर्सन. दैट कैश बैलेंस कैन आल्सो बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डिस्टिंक्ट पर्सन को भी आप कैश बैलेंस, कैश लेजर ट्रांसफर कर सकते हो. एक फॉर्म फाइल करना है, फाइल करो, बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा. अंडरस्टूड? अभी क्लियर? शुरू किया था, पूछना था ना कुछ? सर ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को करवाया है क्या आगे वाले तो देखिए आपके आपके वो 87 88 88 हाँ, ये पढ़ने के लिए बोला था. क्या नहीं समझ में आया, चलो वो भी करते हैं, नो प्रॉब्लम. कौन सा वाला कैश लेजर? 87. ठीक है. कितना लंबा है ये? ठीक, देखते हैं अगर आज टाइम बचता है तो आज ही कर लेंगे. कल करो सो आज, अब उतने कल बचे नहीं है हमारे पास. इंटरेस्ट सेक्शन 50 तो पता है ना, वो तो किया था ना, देख लो, मैंने देख लिया, हाईलाइटेड है तो किया तो था. एक ही अमेंडेड प्रोविजन था उसमें, दैट अगेन इज कमिंग फ्रॉम विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 22. देखो पुराने प्रोविजन नए प्रोविजन को अगर कंपेयर करो ना, तो पहले प्रोविजन ऐसा था, टैक्सेबल पर्सन हु मेक्स एन अनड्यू एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, देन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 24% इज लेविड. इसको चेंज करके क्या कर दिया, क्रेडिट हैज बीन रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज. तो रॉन्ग अवेलमेंट पे इंटरेस्ट नहीं है, तुमने रॉन्ग अवेल करके उसको यूटिलाइज भी कर दिया तो इंटरेस्ट लगेगा 24. रॉन्ग अवेलमेंट तो सिर्फ रिवर्सल से 18% से हो जाएगा, हेलो, लेकिन रॉन्गली अवेल्ड एंड देन यूटिलाइज आल्सो, then the interest at the rate of 24% will be levied. Section 50, that is what we did. Clear है? जुलाई retrospective effect है. अमेंड भले हुआ है जुलाई 22 में, it has a retrospective effect. Understand? Clear? है कि नहीं है? Sure ना? चेक कर लेना.
रॉन्गली अवेल्ड एंड यूटिलाइज, तो सबसेक्शन 3 पे सिर्फ टिक करना, 50 में चलो कर दो यार, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है। wrongly availed and utilized, section 50 subsection 3 part of payment of tax pamphlet. Understood? Subsection 3 only, when it is wrongly availed and utilized, then interest will be levied at the rate of not exceeding 24, जब 18 भी आप मान सकते हो not exceeding है, तो rate which is notified is 18. अच्छा, ये रिटर्न में और कुछ नहीं है, सिर्फ लेट फी उन्होंने स्ट्रीमलाइन की थी, लेट फी का भी पूरा लिस्ट है हमारे पास, वो भी अमेंडेड है कि अगर नील रिटर्न है तो कितना लिखवाया था ना मैंने रिटर्न में बाजू में, तो वापिस ये अब ये देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वी हैव रिटर्न, नील हो तो कितना, अप टू दिस टर्नओवर हो तो 1000 2000 5000, जो मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, पर डे तो था ही, मैक्सिमम they have streamline. Understood है? Then उसका मतलब क्या, लेट फी के कैलकुलेशन का क्वेश्चन आएगा जहां पे मैक्सिमम लिमिट वो रीच कर रहा है। हेलो, तो लेट फी वाले में आप बाजू में लिख के रखो दैट द चांसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ लेट फी इज इंपॉर्टेंट। मतलब समय हो गया है, जून 21 में अमेंड हुआ था, तो अब तक तो आ चुका होगा, लेकिन फिर भी वी कैन मार्क इट एज एन इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो प्रोविजन है दैट इज इन रिलेशन टू 9C रिटर्न, 9C एनुअल रिटर्न कौन सा होता है हमारा, 9 के साथ कुछ लोगों को जिसका कि टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा था, उन लोगों को 9C भी फाइल करना था, and that 9C is required to be get audited. 9C होता क्या है? It's a reconciliation statement between the turnover that you have disclosed in your GST return and your turnover as per your profit and loss account. इन दोनों के बीच का reconciliation. हेलो, 9C सुनो पहले सुनो, 9 क्या है मेरा, एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न है मतलब साल में एक बार फाइल करना है, उसका ड्यू डेट कौन सा है, 31 दिसंबर है, ठीक है। अब जिसका टर्नओवर 2 करोड़ तक होता है उसको फाइल करना है तो करे, ना करना हो तो ना करे। 9 2 से 5 वाले को 9 फाइल करना है, 9C कंपलसरी नहीं है। 5 करोड़ से अगर ऊपर है तो उसको 9 भी फाइल करना है, 9C भी फाइल करना है। 9 क्या है मेरा, एनुअल रिटर्न। सो अगर आइडियल सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमने जो मंथली GSTR 1 3B फाइल किए उसका टोटल करके सारे फिगर 9 में डालनी है। अरे बात समझ में, पूरे साल का टोटल करके एक तुम्हारा वो हो गया क्या, एनुअल रिटर्न। तुमने मंथली रिटर्न फाइल किए, 1 फाइल किया आउटवार्ड सप्लाई के लिए, 3B किया ITC के लिए, टैक्स का पेमेंट डिस्चार्ज किया, तो 1 से तुम्हारा आउटवार्ड उठाओ, ITC तुम्हारा 3B से उठाओ, पेमेंट भी तुम्हारा 3B से उठाओ, टोटल मिला के 9 में रिप्रेजेंट करो। नाउ दिस 9 डेटा रिप्रेजेंट द डेटा फॉर द होल ईयर। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अच्छा, बात हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिसका की टर्नओवर इज मोर देन 5 CR, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, टोटल ऑफ ऑल GSTN कितना है, 5 करोड़ से ज्यादा। उन लोगों को 9 के साथ साथ एक और फाइल करना होता है, दैट इज कॉल्ड 9C, दैट इज कॉल्ड reconciliation statement. What is this reconciliation statement? This reconciliation statement is actually having a turnover as per books and turnover as per 9. Hello, turnover as per books and supply as per 9 to be more precise. दोनों में क्या अंतर है और वो अंतर के क्या क्या रीजनिंग है वो रिकंसाइल करके हमें सबमिट करना है। ITC as per books, ITC as per 9, दोनों में क्या अंतर है, क्या रीजन है उनके डिफरेंस के, वो भी हमें सबमिट करना है। तो दिस आर द कंपोनेंट्स ऑफ 9C। ये पहले रिक्वायर्ड टू बी सर्टिफाइड बाय क्या, 9C, 9 नहीं,
9C was required to be certified by either practicing chartered accountant or the cost accountant. Hello, which got eliminated. मतलब अब क्या हो गया कि अब तुम्हें CA या CA में से 9C को सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है. CA या CA में से 9C को सर्टिफाइड कराने की जरूरत नहीं है. आप सेल्फ सर्टिफाइड 9C अपलोड कर दो. तो निकला क्या? सिर्फ CA का सर्टिफिकेशन. उसकी जगह पे क्या हो गया? सेल्फ सर्टिफाइड. मतलब एंटिटी खुद सेल्फ सर्टिफाई करके अपलोड कर दी. अंडरस्टूड? श्योर? समझ में आया? 9 किसे फाइल करना है? जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, उसको मैंडेटरी. 2 करोड़ से कम ऑप्शनल. ओरिजिनली तो सबको फाइल करना था. देन दे ब्रॉट दिस रिलैक्सेशन कि 2 करोड़ तक अगर तुम्हारा टर्नओवर है ना तो तुम नहीं करोगे तो चलेगा. 2 करोड़ से ज्यादा है तो तुम्हें 9 तो फाइल करना है. 9C की जरूरत नहीं है अभी भी. कहां तक? 5 करोड़ तक. 5 करोड़ से ऊपर 9 भी फाइल करना है, 9C भी फाइल करना है. लेकिन अब 9C होगा सेल्फ सर्टिफाइड. दैट्स इट. Am I clear? Sure. Any confusion, any doubt relating to this? Understood, no? Thoroughly? Fine. After this, all this section 37 के return filing वाले ही amendment है last तक, which again is something which is covered in tomorrow's session. So I don't think, and कुछ खास है भी नहीं उसमें. 37, 38, 39, 40, 43 got amended. भले अभी कौन से नंबर का पेज है? हम 22. ये कहां तक जा रहा है पता है तुम्हें? 34 तक. ऐसे ही टेबल ही. काम 10 मिनट का नहीं है. सिर्फ इफेक्टिव डेट डालनी है और मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस, सो देयर इज नथिंग न्यू व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ दिस. उस टाइम पे ये क्या था? प्रपोजल थे, येट नॉट नोटिफाइड. नोटिफाई हुए हैं 22 बजट में, मतलब 30 अप्रैल 22 के बाद. यहां तक है क्या? 30 अप्रैल 22 तक के हैं. उसके बाद ही नोटिफाई आ गए थे, लेकिन नोटिफाई नहीं हुए थे. नोटिफाई बाद में हुआ. ठीक है, तो कल 10 मिनट में ये हो जाएगा. डोंट वरी, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस. फाइन. तो ये लेक्चर को, रिवीजन वाले को, मतलब अमेंडमेंट वाले को यहां मैं स्टॉप करता हूं. अगेन वी आर रीजॉइनिंग फॉर द कंस्ट्रक्शन, एंड इफ देन टाइम परमिट वी विल बी डूइंग दैट पेमेंट वाला.